पिछले वीडियो में हमने इजारेदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था जो किसी बच्चे ने नहीं करके दिखाया कि इस सिस्टम का परमानेंट सेटलमेंट का पीजेंट पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आपने नहीं किया तो उसको करके दिखाना, ठीक है। उस पीजेंट पे ये इफेक्ट पड़ा था कि जमींदार ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलने का प्रयास करते थे, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट्स का कुछ ड्रॉबैक था जिसमें कि ये कहा गया कि अंग्रेजों को लगने लगा कि वो बहुत कम टैक्स ले रहा है, वो टैक्स और ले सकता था क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट हो गया था। और जमींदार को लग रहा था कि वो अंग्रेज ज्यादा ले रहा है, यानी कि एक तरह का विवाद अंग्रेज और जमींदार में होने लगा था। और इस विवाद से एक नया सिस्टम शुरू किया गया जो था रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। हमने दो सिस्टम पढ़ा है, इजारेदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। अब है दो और सिस्टम हमको पढ़ना है, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। तो आज हम लोग रैयतवारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम मतलब होता है, इसको द मुनरो सिस्टम भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। और रैयतवारी सिस्टम में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट में या परमानेंट सेटलमेंट में जो कमी रह गई थी उसे खत्म करने के लिए ये दूसरा सिस्टम लाया गया था। नीड फॉर चेंज, परमानेंट सेटलमेंट में बदलाव की आवश्यकता थी। और इसी बदलाव को देखते हुए इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम और मुनरो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट में साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, किसने, थॉमस मुनरो ने। और उनके साथ एक और ब्रिटिश अधिकारी थी, ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इनके साथ, थॉमस मुनरो के साथ एक और अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। रीड का स्पेलिंग जो है कहीं कहीं REED होता है और कहीं READ होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों ने मिलकर वहां पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब जैसे कि बंगाल की जब बात करते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो उस समय था, जिसको कि कंबाइंडली बंगाल ही कहा जाता था, बंगाल प्रोविंसेस में मुगल बादशाह से उसको टैक्स वसूलने की आज़ादी मिली थी, अधिकार मिला था। और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में यानी कि बंगाल तरफ परमानेंट सेटलमेंट या इजारादारी सिस्टम लागू किया था। अब जो साउथ इंडिया के जो टेरिटरीज थे ब्रिटिश के, जो इसने टीपू सुल्तान से जो जीता था, मैसूर वगैरह वाला रीजन पढ़ा था ना आपने चैप्टर 2 में, मैसूर का जो रीजन जीता था और उसके आसपास के एरिया को भी जीता था। धीरे धीरे तो उसका प्रोसेस कंटिन्यू था जीतने का। बम्बई वगैरह जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, बम्बई उसी में आता था, ये सारा चीज, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये सब जगह उसने यही रैयतवारी सिस्टम ही लगाया। तो ये टीपू सुल्तान से जो इन्होंने टेरिटरी को प्राप्त किया था, उस टेरिटरी में उसने रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया में ये रैयतवारी सिस्टम ही लागू हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि व्हाई इट इज नॉन एज रैयतवारी सिस्टम। इसको रैयतवारी सिस्टम क्यों कहते हैं, आपके बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया गया, ठीक है। तो रैयत से मतलब होता है साउथ इंडिया में स्मॉल कल्टीवेटर, है ना, छोटे किसान। इन साउथ इंडिया में उसको रैयत कहा जाता है।
अब वहां पे किस तरह से सेटलमेंट किया? इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। और जब ये लोग गए वहां पे साउथ इंडिया में, कि जो इनका टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी जो है, जो इसने टीपू सुल्तान से जीता था, और उसके बाद और वो जो मराठों वगैरह से युद्ध करके जो जीता था, उसमें उनको टैक्स इम्पोज करना था, क्योंकि इसको टैक्स वसूलने का अधिकार था। वो उसकी अपनी टेरिटरी हो गई थी ब्रिटिश की, तो वहाँ पे उसको टैक्स वसूलना था। तो टैक्स वसूलने के लिए जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में जमींदार को मिडिल में रखा था, जमींदार को इसने सारा जमीन दे दिया था, और उसने कहा था कि बोली लगाई थी जमीन की, और उसमें बोला गया था कि आप जितना बोली लगाएंगे उसी में से आपको भी रखना और हमको भी देना है, ठीक है। तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट के बीच में इधर जमींदार था। उसी तरह से इसने सोचा कि साउथ इंडिया में पहले जमींदार को ढूंढते हैं कि कौन कौन जमींदार या हेडमैन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे हम डील कर सके। देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, लेकिन साउथ इंडिया में उसको कोई ऐसा ट्रेडिशनल जमींदार का सिस्टम वहां नहीं था, जमींदार उस तरह का नहीं मिला उसको। तब उसने सीधे जो किसान थे उसी से सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट टू बी डायरेक्टली विथ रैयत, छोटे किसान से ही सेटलमेंट कर लिया। कैसे किया? देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड। पूरे जितना में उसका टेरिटरी था ब्रिटिश का, उसमें जितनी जमीन थी, जितने किसान थे, सबका सर्वे किया उसने सेपरेटली, है ना, कि किस तरह की जमीन है, कितना उपज होता है या नहीं होता है, ये सारा कैलकुलेशन किया। बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट, रेवेन्यू तय करने से पहले रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, देन रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स सेपरेटली, और ब्रिटिश अधिकारी ही वहां पर रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है ना। कौन कलेक्ट करता था? ब्रिटिश अधिकारी, या वो जिस कलेक्टर को नियुक्त करते थे टैक्स वसूलने के लिए, वही टैक्स वसूलते थे। और उन्होंने इसके पीछे क्या आर्गुमेंट था उनका, थॉमस मुनरो का, उन्होंने कहा था कि मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figure protecting the riots under the charge। यानी कि मुनरो ने कहा कि जगह जगह पे जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइट करता है इसका, किसानों का, ठीक है, और हम उसका रक्षा करेंगे अगर वो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो, ठीक है, अंडर दिस देयर चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से साउथ इंडिया में ये रैयतवादी सिस्टम डिवाइस किया गया, और किस तरह से टैक्स वसूला जाता था, किस तरह से क्या किया गया, क्यों इसको रैयतवादी सिस्टम कहते हैं, क्यों इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि महलवारी सिस्टम क्या है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।